लेना चाहिए। होम साइंस का एजुकेशन इसलिए लेना चाहिए ताकि वो वेल लर्नड बन सके, अपने मेंटेन कर सके फैमिली को, फूड की इंटेक्स की वैरायटी को सोच सके। और जब आप अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आपके परिवार के लोग होटल में टोटल नहीं बढ़ाएंगे, आपके घर का मैनेजमेंट बराबर अच्छा रहेगा। तो इसलिए हर लड़की को होम साइंस में पीएचडी करना चाहिए। इसके बाद दुनिया के लोगों ने यह समझाया, होम साइंस के बाद प्रत्येक लड़की को म्यूजिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए। इस पर रिसर्च किया गया हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर, और रिसर्च करके बताया गया 50-50 बच्चों की 3 टुकड़ियां रखी गईं। एक 50 बच्चे की टुकड़ी को 30 मिनट तक आधे घंटे मधुर संगीत सुनाया गया, और आधे घंटे के बाद जब बच्चों का परीक्षण मेडिकल चेकअप किया गया तो बताया गया कि 14% ह्यूमैनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इनके शरीर में ग्रोथ किया। दूसरी टुकड़ी को 50 बच्चों की 30 मिनट तक एडवर्टाइजमेंट के साथ संगीत सुनाया गया। फिर उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया तो पता चला 7% इनकी ह्यूमैनिटी पावर का ग्रोथ हुआ। बाद में चलकर तीसरी टुकड़ी को 30 मिनट तक खटखट की आवाज सुनाई गई, तो इन पर मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला 19% ह्यूमैनिटी पावर इनका ह्रास हुआ, गिर गया। अर्थात दुनिया के लोगों ने बताया कि मेंटली फिटनेस के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, मेंटल की एंजॉय करने के लिए, ब्रेन एंजॉय के लिए संगीत सुनना हमारे लिए सबसे अच्छा है। और वो संगीत जब मधुर संगीत होगा, अच्छी संगीत होगी, तो हमारे ब्रेन को एंजॉय कर सकती है। इसलिए हर पत्नी का काम है उसे अच्छी संगीत सीखना चाहिए। टेंशन और डिप्रेशन से बचने के लिए आज संगीत थेरेपी डेवलप हो गई है, और आप जाकर जापान में उन्होंने तो 50-50 यान वो लेते हैं जो एक के लिए आधे घंटे संगीत सुनाने के लिए। और हमारे देश में पूना में कभी चौधरी साहब जाना, पूना में 500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये 500, खाली 1 घंटा आपको संगीत सुनाएंगे। कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, खाली शांत बैठो, 500 रुपया देकर आओ। ये यहाँ पूना में हमने देख कर आया, पूना में जाकर के थेरेपी डेवलप हुई है। आज सारी दुनिया कहती है जब ये संसार का निर्माण हुआ, ये संगीत में निर्माण हुआ। इसीलिए परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया, वो काव्य रूपी ज्ञान दिया, संगीत रूपी ज्ञान दिया। और संगीत हमारे जीवन का विशेषतम अंग है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे बॉडी में 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसमें 1 ट्रिलियन सेल्स ओनली ब्रेन में होते हैं। हमें अगर डिप्रेशन से बचना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, तो हमें म्यूजिक, संगीत हमारे लिए सबसे अच्छी है, और जो हमारी थेरेपी को अच्छा काम करती है। लेकिन आज जो अश्लील गाने हैं, अश्लील पिक्चर हैं, गलत प्रकार की थेरेपी है, वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है जितना मधुर, शास्त्रीय और सौम्य संगीत का हमारे जीवन में असर होता है। तीसरा कहा, प्रत्येक स्त्री को मेडिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। आप मेडिकल साइंस का नॉलेज पढ़ेंगे, पुरुष को कैंसर होता है पहले पता चल जाता है, लेकिन स्त्री को जब कैंसर होता है तो बहुत बाद में पता चलता है। स्त्री की डिसीज को बहुत जाकर के बाद तक पता चलता है। इसलिए हमारे बॉडी की डिसीज को जानना, हमारी फैमिली को समझना, स्त्री पूरे परिवार का पालन करने वाली होती है। और पालन जब ही आप कर सकते हैं जब आप वेल एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे, लर्नेड होंगे, और उसके लिए आपको मेडिकल की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। आज हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए 23 प्रकार की मेडिकल साइंस है, 146 प्रकार की थेरेपी है। दुनिया में जितने भी मेडिकल साइंस हैं, एलोपैथी शब्द है ग्रीक भाषा का। ग्रीक में एलोस मीन्स अदर और पैथी मीन्स सफर,
ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बाहर से दी जाए और डिसीज को खत्म करे। 1842 की साल में होम्योपैथी का आविष्कार किया गया। सैमुअल पी हनीमैन ने जब होम्योपैथ दवा का आविष्कार किया तो होम्योपैथी शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है। होम्यो मीन्स सेम, पैथी मीन्स सफर। ऐसी चिकित्सा पद्धति जो अंदर से डिसीज को खत्म करे। लेकिन आयुर्वेद, आयु का मतलब है आयु का और वेद का मतलब है ज्ञान। जो आयु का ज्ञान कराए वह आयुर्वेद होता है। हमारे ऋषियों की जो पद्धति थी वो परफेक्ट और साइंटिफिक पद्धति थी। लेकिन आज दुनिया में 96% इकोनॉमी, मनी एलोपैथ दवा के ऊपर खर्च की जा रही है। फादर ऑफ मेडिकल हिप्पोक्रेट्स 460 बीसी में जब एलोपैथ दवा का आविष्कार किया तो उन्होंने उनके वाक्य हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस में लिखे गए हैं, जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं कि जो व्यक्ति व्यायाम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता उसको डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए समय निकालना पड़ता है। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए समय निकालना ना पड़े इसलिए आपको मेडिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अपने क्या हमें खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या हमारे अंदर विटामिन्स की कमी है, किस प्रकार के मौसम क्लाइमेट हैं, कैसे हमें फूड लेना चाहिए, ये हमारा नॉलेज होना चाहिए। चौथी बात, प्रत्येक स्त्री को साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। 18 बरस तक, 20 बरस तक, 25 बरस तक आपके माता पिता कोई होते हैं, आपके भाई बहन कोई होते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि एकदम आपको दूसरे पेरेंट्स मिलते हैं, दूसरी फैमिली मिलती है, वहां जाकर के आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप फेस रीडिंग करके एक दूसरे के मनोभाव को समझ ले सकती हैं। लाइफ इज ए ओनली एडजस्टमेंट, जिंदगी को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप एडजस्टमेंट की थीसिस को नहीं जानेंगे तो रोज महाभारत आपको तैयार मिलेगा। इसलिए पुरुषों को भी सोचना चाहिए और स्त्रियों को सोचना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए। तो यह मेथड फिलॉसफी के महान विद्वान महर्षि पतंजलि जी ने हमें समझाया। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको लाइफ व्यतीत करना है तो जो विचार आपके आपस में मिलते हैं उस विचार के साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्ती शरीर से नहीं होती, दोस्ती धन से नहीं होती, दोस्ती विचार से होती है। और पहले एक दूसरे के विचार मिलते हैं, उन विचार के साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। लेकिन जो उसके अंदर दुख और पीड़ा है, दुख और पीड़ा है, उसके प्रति आपको कंपैशन, करुणा रखनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा समय दें तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से रिलेटेड है। खाली 2-3 मिनट लगेंगे। स्वामी श्रद्धानंद पहले एडवोकेट मुंशीराम थे। उस समय वो शराब बहुत पीते थे और इतना शराब पीते थे जो कभी कभी शराब के नशे से बेहोश हो जाते थे। एक दिन उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया कि दोस्त लोग रात को उठाकर उनको घर पे ले आए। लेकिन उनकी पत्नी ने उनको देखा, तत्काल उनको उठाकर बिस्तर पे ले आई। 3 दिन तक उनकी इतनी सेवा करी जो वो सोच भी नहीं सकते थे। 3 दिन के बाद जब उनको सही तरह स्वस्थ शरीर हुआ, प्रसन्न चित्त हुए, तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मैं इतना शराब पिया, इतना हमारा शरीर दुखी हुआ, आपने मुझसे कोई शिकायत नहीं किया? तो उन्होंने कहा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, आप तो देश के सम्मानित वकील हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में है, आपको मालूम है जुआ खेलकर युधिष्ठिर ने अपने वंश का नाश कर लिया, आपको अच्छी तरह से पता है शराब पी करके कृष्ण का पूरा परिवार द्वारिका में नष्ट हो गया। जब आप खुद नहीं समझते तो मेरे समझाने से
आप कैसे समझेंगे? मैं तो सिर्फ आपकी सेवा कर सकती हूं। इतना कहते ही उनका दिल द्रवित हो गया और एडवोकेट मुंशीराम से वो महात्मा मुंशीराम बन गए। अगर वो आर्गुमेंट करती, तुम शराब पीते हो, मरो जाओ, तुम क्यों आए, तो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते थे। तो सबसे बड़ी बात है कंपैशन, करुणा। ऐसी स्थिति में करुणा रखनी चाहिए, करुणा का भंडार। और जो उसके जीवन में अच्छाई है उसके प्रति हमें प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, प्रशंसा व्यक्त करनी चाहिए। होता क्या है कि दूसरे की अच्छाई हमें कम नजर आती है, लेकिन बुराई पर हमारी आंख पहले जल्दी चली जाती है। हमें अच्छाई की प्रशंसा करनी चाहिए और जो विचार हमारे नहीं मिलते हैं उन विचारों की हमें उपेक्षा करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात किसी शायर ने लिखा, तू किसी शाख से उलझ कर न रह जा, चमन और भी है, गुलिस्ता और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। छोटी छोटी चीज को अगर इशू बनाएंगे तो रोज महाभारत तैयार मिलेगी। इशू नहीं बनाना, दुनिया आगे बढ़ो, और भी जीने के तरीके हैं। सारे संसार में अच्छा से अच्छा मनुष्य ढूंढ लाओ, उसमें भी कुछ न कुछ खराबी होगी। बुरे से बुरे मनुष्य को ढूंढ लाओ, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई होगी। इसीलिए शेख सादी का वाक्य याद करो, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मेरे किस्मत में जो लिखा है मैं उन्हीं कांटों से दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं। मैंने मुजरिम को मुजरिम भी ने कहा, इस दुनिया में बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। किसी भी हालत में अगर खुश रहना है तो साइकोलॉजी का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो स्त्री को साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, मेडिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, म्यूजिक संगीत का ज्ञान होना चाहिए और होम साइंस का ज्ञान होना चाहिए। परफेक्ट लाइफ। इसीलिए रूसो ने, फ्रांस के महान शिक्षा शास्त्री, जब एजुकेशन मेथड की बात उन्होंने किया, का एजुकेशन के 4 स्तंभ होने चाहिए, इक्वलिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हार्मोनियस डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक बेस। हार्मोनियस डेवलपमेंट का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास। हमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हर क्षेत्र में हमें गतिशीलता लाए। टॉलरेंस पावर हमें होना चाहिए, सहन शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। हमें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी को सहने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, गॉड फेथ, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। आज ज्यादा से ज्यादा सुसाइड केस क्यों होते हैं? आज जापान में जाइए, स्विट्जरलैंड में जाइए या बड़े बड़े अमीरों के घरों में जाइए, उनकी बेटियां बेटे क्यों आत्महत्या कर ले रहे हैं? चूंकि टॉलरेंस पावर नहीं, गॉड फेथ नहीं। हम गरीब से गरीब लोग को जाके देखते, मजबूरी में रहते। वो राजस्थान में कहते हैं अठे द्वारिका, जो भगवान ने किस्मत में लिखा था वही हुआ, इससे कुछ नहीं है। तो गॉड फेथ, ईश्वर विश्वास करने से वो टॉलरेंस पावर आता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने हमें शिक्षा दिया, हर आदमी को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और ईश्वर की उपासना करने से पाप माफ नहीं होते, लेकिन जितना भी दुख और पीड़ा हमारे जीवन में है उसको सहन करने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। दुख और पीड़ा से हम आत्महत्या, सुसाइड नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा पाप बताया गया, असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। ये सबसे बड़ा अपराध है। उस अपराध को न करके हमें स्वच्छ और सक्षम सोसाइटी बनाने की कोशिश करना चाहिए। और जब ही होगी जब हम परस्पर एक दूसरे को सम्मान देंगे, समझेंगे। स्त्री इस समाज की हमारे यहाँ ना अरी नारी, जो किसी का दुश्मन नहीं है, ना अरी नारी जो किसी का दुश्मन नहीं है, वह नारी है। और वो नारी जो ऐसी है, जो सबको प्रिय है, सबकी पूजनीय है और सबकी आदरणीय है। वो आदरणीय रूप में अगर समाज देखेगा, इस समाज और राष्ट्र का, इसीलिए हमारे ऋषि हमें वेद सिखाते हैं, आधार राष्ट्र की हो नारी सदा सुभग। जो हमारे राष्ट्र का आधार नारी होगी, हमारी मजबूत होगी, तभी राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। इति ओम शांति। आभार, अभिनंदन। अद्भुत
प्रभु तेरी